नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। खबर में आगे जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव होंगे अब आरजेडी के सर्वेसर्वा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव जितनी मिल चुकी है ताकत। आगे आपको बताएंगे कि 3 साल में 21,000 अरबपतियों ने छोड़ा देश। मोदी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कांग्रेस हुई हमलावर। आगे आपको बताएंगे कि प्रवेश वर्मा ने की थी केजरीवाल का नामांकन रद्द करने की मांग, जिसके बाद आ गया है चुनाव आयोग का फैसला। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि लालू यादव के नए दाव से बढ़ेगी चिराग की टेंशन। 25 मिनट तक पारस से चली बातचीत, फिर चुनाव को लेकर सब कुछ हो गया साफ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बिहार में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, तेजस्वी यादव ने साधी चुप्पी। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को पटना के पार्टी कार्यालय में कहा कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में लड़ेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार को हराने का आह्वान किया। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। राहुल गांधी ने पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली विचारधारा है, और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की विचारधारा नफरत व हिंसा की विचारधारा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा कर सकती है। राहुल गांधी ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अगला चुनाव बिहार में है और ये क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव होता है तो उसकी शुरुआत बिहार से होती है। उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। हम बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर हराएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव होंगे आरजेडी के सर्वेसर्वा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव इतनी मिली ताकत। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का दर्जा दे दिया है। लालू यादव फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन उनके साथ साथ तेजस्वी यादव को भी अनौपचारिक रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का दर्जा मिल जाएगा। लालू यादव के द्वारा तेजस्वी यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का दर्जा दिए जाने के बाद अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब पार्टी के अंदर तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को पटना में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि आरजेडी के संविधान की धारा 35 के उसमें संशोधन कर दिया गया है। इसके बाद अब लालू के साथ साथ तेजस्वी यादव को पार्टी से जुड़े सभी बड़े फैसलों और साथ ही चुनाव में सिंबल जारी करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 3 साल में 21,000 अरबपतियों ने छोड़ा देश। मोदी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कांग्रेस हमलावर। जी हाँ दोस्तों, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी, और इससे पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि मोदी सरकार लंबे समय से भारत में दर्ज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की इच्छा को लेकर ढिंढोरा पीटती आ रही है। फिर भी पिछले दशक में निजी निवेश में कमी ही देखने को मिली है। ये रिकॉर्ड निचले स्तर तक चला गया है और बड़ी संख्या में बिजनेसमैन भारत छोड़कर विदेश चले गए हैं। जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों को मिलाकर बनने वाली पेचीदा दंडात्मक और मनमानी कर व्यवस्था भारत की समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रवेश वर्मा ने की थी केजरीवाल का नामांकन रद्द करने की मांग, आ गया चुनाव आयोग का फैसला। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के नामांकन में खामियां बताते हुए रिटर्निंग अधिकारी को शिकायत की थी। उन्होंने 3 खामियां बताते हुए अरविंद केजरीवाल का नामांकन रद्द करने की मांग की थी। हालांकि अब इस पर चुनाव आयोग का फैसला आ गया है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल का
नामांकन स्वीकार कर लिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। शनिवार को स्क्रूटनी भी हो गई है और अब 20 जनवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। स्क्रूटनी के बाद नई दिल्ली सीट पर 9 नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया, जबकि 31 को स्वीकार किया गया है। सोमवार शाम ये तय हो गया कि नई दिल्ली सीट पर कितने उम्मीदवारों के बीच टक्कर होगी। दिल्ली में कुल 1522 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिसमें से 1040 को स्वीकार किया गया है, जबकि 477 को खारिज कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित के फॉर्म को चुनाव आयोग ने जांच के बाद सही पाया और तीनों के नामांकन स्वीकार कर लिए गए हैं। इससे अब तय हो गया है कि नई दिल्ली सीट पर इन तीनों नेताओं के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गरीबों के लिए न्याय की आवाज़ उठाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों से गरीब परेशान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को गरीब और मेहनतकश वर्ग के लिए व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान शुरू किया है। कांग्रेस का कहना है कि व्हाइट टी शर्ट सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक है। पार्टी ने आगे कहा कि आज मेहनतकश वर्ग मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से भयंकर दबाव में जी रहा है और बढ़ रही महंगाई ने इनके सपने को तोड़ दिया है। कंपनियों तो फायदे में है लेकिन इनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, जिंदगी और बदतर होती जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी का फोकस अमीरों को अमीर करने पर मोदी सरकार ने गरीबों और मेहनतकश वर्ग से अपना मुंह मोड़ लिया है, उन्हें पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ गिने चुने पूंजीपतियों को ही और समृद्ध करने पर है और इस वजह से असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और खून पसीने से देश को सींचने वाले श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वो तरह तरह के अन्याय और अत्याचार झेलने को मजबूर है, ये राहुल गांधी ने बयान दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर उन्हें न्याय और हक दिलाने के लिए मजबूती से आवाज़ उठाएं और इसी सोच के साथ हम व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं युवाओं और मेहनतकश वर्ग के साथियों से अपील करता हूं कि वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मैया सम्मान योजना का क्रेज़ 58 लाख से अधिक हुए लाभुक और इस दिन आएगी जनवरी माह की किस्त। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 58 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। अगस्त 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक लाभुकों की संख्या में 15,99,394 की बढ़ोतरी हो चुकी है। योजना के तहत दिसंबर की राशि 6 जनवरी को दी गई थी और 6 जनवरी को राज्य भर में मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 56,61,791 थी, जो कि अब बढ़कर 58,09,799 हो गई है। यानी कि 6 जनवरी के बाद लाभुकों की संख्या में 1,47,988 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जनवरी में लाभुकों की संख्या 59 लाख से अधिक होने का अनुमान है। राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में मैया सम्मान योजना का आवेदन संबंधित प्रखंड कार्यालयों में और शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में जमा लिया जा रहा है और प्रखंड कार्यालयों व अंचल कार्यालयों की देखरेख में इसकी ऑनलाइन एंट्री की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 27 जनवरी को महू आएंगे खड़गे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं से बोले जीतू पटवारी, गुटबाजी छोड़कर कांग्रेस को मजबूत बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में 27 जनवरी को कांग्रेस का बड़ा आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी के निर्देश पर जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी इसके लिए पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, हमें कांग्रेस को वैचारिक रूप से मजबूत करना है, इसीलिए 27 जनवरी की गुटबाजी छोड़कर सबको महू पहुंचना है। उन्होंने अपील की है कि एक गांव से, एक बूथ से एक गाड़ी महू पहुंचनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ इन दिनों
प्रदेश के भ्रमण पर हैं और वो महू में आयोजित होने वाली जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी का रोड शो, प्रियंका को भी उतारने की तैयारी, कांग्रेस ने बनाया है खास प्लान। जहां दोस्तों दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस की वापसी की चर्चा भी तेज है। पिछली बार साल 2020 में 5% से कम वोट लाने वाली कांग्रेस इस बार कितना वोट ला पाएगी? इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, ये भविष्य में तय होगा। 2015 और 2020 में कांग्रेस दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई थी, इसलिए कांग्रेस इस बार देश की राजधानी में अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। अब जबकि सभी 70 सीटों के लिए प्रत्याशियों का चेहरा साफ हो गया है, ऐसे में कांग्रेस के कैंपेन और उसके चुनाव प्रचार पर सबकी नजर है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस समय उम्मीदवारों की ओर से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की डिमांड सबसे ज्यादा है। हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बनी प्रियंका गांधी के भी चुनाव प्रचार में उतरने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस और उम्मीदवारों की तरफ से राहुल और प्रियंका की रैली और रोड शो को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन दोनों नेताओं की पूरी दिल्ली में लगभग 1 दर्जन कार्यक्रम करवाने की तैयारी है, जिसमें सभाएं और रोड शो शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेज प्रताप यादव गिराने जा रहे सरकार बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, लालू यादव के लाल के दावे से सियासी हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये दावा उन्होंने राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले किया, जहां उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें थी। तेज प्रताप ने एक वीडियो के जरिए ये ऐलान किया कि वो सरकार गिराने वाले हैं और अगले सीएम वही बनेंगे। बता दें कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद और विधायक शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा था कि लालू यादव इस बैठक में तेजस्वी यादव को कोई बड़ी भूमिका दे सकते हैं। शायद यही वजह है कि तेज प्रताप यादव ने इस बैठक से पहले ही अपनी दावेदारी पेश कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो खुद को अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, कद्दावर नेता ने छोड़ी जनसुराज पार्टी, लालू का लालटेन थामा। जी हाँ दोस्तों, गोगरी नगर परिषद क्षेत्र में शुक्रवार को एक मदरसा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जनसुराज पार्टी के खगड़िया जिलाध्यक्ष और पूर्व प्रमुख नरेश बादल ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। नरेश बादल का आरजेडी में जाना नव वर्ष पर जहां जनसुराज पार्टी को झटके के समान है, वहीं आरजेडी के लिए एक उपलब्धि मानी जा रही है। इस अवसर पर पूर्व सांसद और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर, राज्य जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव एवं प्रदेश महासचिव धनकलाल मुखिया समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सैफ पर हमले को लेकर उद्धव ठाकरे ने सामना में फडणवीस सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शिवसेना ने भी महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस पर सैफ अली खान पर हुए हमले और कानून व्यवस्था की राज्य में स्थिति को लेकर हमला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सैफ अली खान पर हुए भीषण हमले को लेकर फडणवीस सरकार पर निशाना साधा गया। मुखपत्र सामना में कहा गया है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर बांद्रा की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग में रहते हैं, फिर भी एक व्यक्ति अभिनेता के घर में घुस जाता है और उन पर हमला कर भाग जाता है। इसका मतलब है कि हमलावर सैफ और उनके परिवार से अनजान नहीं था। तो क्या सैफ पर हुए हमले को कानून व्यवस्था से जुड़ा माना जाए, इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। मुखपत्र सामना में यह भी कहा गया है कि विपक्ष ने सैफ पर हमले पर सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने दो टूक जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, हम दोषी को नहीं छोड़ेंगे। मुंबई को बेवजह बदनाम मत करो। उनका कुल मिलाकर रुख ये है कि मुंबई जैसे शहरों में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन मुंबई में ऐसी घटनाएं हर दिन हो रही हैं और किसी को कानून का डर नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह के आंध्र दौरे का विरोध करेगी कांग्रेस, वाईएस शर्मिला बोली उन्हें राज्य में पैर रखने का अधिकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख वाईएस शर्मिला रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के दौरे का कड़ा विरोध किया और उन पर BR अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें राज्य का दौरा करने का कोई अधिकार नहीं है।
रेड्डी ने कहा कि पार्टी राज्यसभा में BR अम्बेडकर के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी की निंदा करते हुए राज्य भर में अम्बेडकर की मूर्तियों के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। शर्मिला रेड्डी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह को आंध्र प्रदेश में पैर रखने का कोई अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अमित शाह के राज्य दौरे का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम पार्टी नेतृत्व से अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि अमित शाह तुरंत देश की जनता से सार्वजनिक माफ़ी मांगे, उन्हें भी अविलंब अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। रुक करते हैं क्लिप ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिल्कीपुर उपचुनाव में थानों में SHO की नियुक्ति पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित मल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को चुनाव होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार को घेरने के लिए नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मतदान से पहले पुलिस थानों में SHO की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं और PDA के प्रतिशत का जिक्र किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच X के माध्यम से एक इंडेक्स जारी करके लिखा कि जो ये कह रहे हैं कि नियुक्ति मेरिट के आधार पर हुई है, क्या उनका मतलब ये है कि PDA में मेरिट नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने आंकड़े में लिखा है अयोध्या के थानों में तैनात SHO में PDA, जिसमें उन्होंने अपने इंडेक्स में लिखा कि टोटल पोस्टिंग 26, PDA 6। इसके पहले भी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में पुलिस अधिकारियों की तैनाती को लेकर सवाल उठाए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महात्मा गांधी अम्बेडकर की विचारधारा को मिटा रहे RSS मोहन भागवत, संविधान देश के लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़, राहुल गांधी ने दिया ये बयान। चाहे दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को पटना में RSS प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भारत की हर संस्था से डॉक्टर BR अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने आए थे। बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि RSS प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली तो वो भारत के संविधान को खारिज कर रहे हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत भारत की हर संस्था से डॉक्टर BR अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ये देश के लाखों करोड़ लोगों की आवाज़ है। राहुल गांधी ने RSS चीफ मोहन भागवत को लेकर कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि आज़ादी को 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि उसके बाद मिली। अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो इसे नकार रहे हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं। यहाँ कहाँ लिखा है कि संविधान में कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथों में जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान के किसानों का 29 जनवरी को गांव बंद का ऐलान, किसान पंचायत का आंदोलन का निर्णय। जी हाँ दोस्तों, कोटा से बड़ी खबर आ रही है। किसान पंचायत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी कानून लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान में 29 जनवरी को गांव बंद आंदोलन का ऐलान किया और इस आंदोलन के जरिए राजस्थान के किसान केंद्र सरकार तक अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाएंगे। रुक करते हैं क्लिप ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डल्लेवाल की गंभीर हालत पर अशोक गहलोत ने केंद्र को घेरा, कहा सरकार बताए वो किसानों से बात क्यों नहीं कर रही। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन को 13 महीने हो चुके हैं और किसानों की मांगों पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के 53 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से बातचीत शुरू नहीं की गई है। इस पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पंजाब सरकार को भी किसान आंदोलन पर असंवेदनशीलता दिखाने के लिए खड़ी खोटी सुनाई है। 13 फरवरी 2024 से किसान पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसानों के कई जत्थों ने दिसंबर में दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस और प्रशासन ने दिल्ली आने से रोक दिया है। किसानों की मांग नहीं माने जाने पर नाराज किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 53 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। खनौरी बॉर्डर पर उन्हें देखने के लिए कई संगठनों के किसान नेता पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। में 5 घंटे रहेंगे राहुल गांधी। 2025 चुनाव से पहले बड़े खेल की तैयारी में कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी शनिवार को पटना में हैं और 5 घंटे तक वो पटना में रहकर कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो बापू सभागार में सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
फिर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 2025 चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने बताया कि राहुल गांधी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जीत का मंत्र देंगे। तो शुरू करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव से पहले टूटेगा एनडीए, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं पशुपति पारस, लालू यादव ने भरी हामी। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस के घर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव पहुंचे और मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित भोज में शामिल हुए। इस दौरान लालू यादव ने संकेत दिए कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। पशुपति पारस ने इस मौके पर कहा कि मैंने खुद को हमेशा एनडीए का सहयोगी माना है, लेकिन लगता है कि बीजेपी ने मुझे छोड़ दिया है। पार्टी अब हमेशा बिहार में 5 घटक दलों की बात करती है, मुझे कभी नहीं गिना जाता है। बता दें कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व बीजेपी कर रही है। इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है।